अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर। टॉपिक हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। व्हाट इज़ हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? ये प्रिंसिपल बेसिकली वार्नर हेज़नबर्ग ने 1927 में दिया था। इसका कोर आइडिया ये था कि आप एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन या मोमेंटम एट अ टाइम फाइंड नहीं कर सकते। ये इम्पॉसिबल है कि आप दोनों चीज़ें एक इलेक्ट्रॉन की एटम के अंदर फाइंड कर सकें। इम्प्लिकेशन इसकी क्या है कि इस अनसर्टेनिटी की वजह से हम ये नहीं बता सकते कि एग्जैक्ट ऑर्बिट एटम में कहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब न्यूक्लियस के अराउंड हम ये नहीं बता सकते कि वो एग्जैक्ट ऑर्बिट कौन सा है जहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। जैसे अगर ये न्यूक्लियस है तो हम ये नहीं कह सकते कि ये वो रीजन है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। हम एग्जैक्टली कुछ भी नहीं बता सकते इसकी वजह से। ऑब्जर्वेशन प्रोसेस क्या है? अगर हम किसी भी एक एटम को लेते हैं, जैसे हम हाइड्रोजन की बात करते हैं और हाइड्रोजन के अंदर हमें पता है एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हम कोशिश करते हैं कि हम हाइड्रोजन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसकी पोजीशन फाइंड करें। तो जब हम पोजीशन फाइंड करेंगे तो जैसे ही हम पोजीशन फाइंड करेंगे हमें पोजीशन पता लगेगी। एक सेकंड पॉइंट पे जैसे ही हम उसकी मोमेंटम फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, वो किसी और जगह पे जा चुका होगा, क्योंकि वो कॉन्टीन्यूसली मूव कर रहा है और वो मूव कर रहा है वेव की फॉर्म में। ठीक है, तो जैसे ही हम मोमेंटम फाइंड करने की कोशिश करेंगे वो अपना पाथवे चेंज कर चुका होगा। जब हम ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं तो एग्जैक्ट पाथवे इलेक्ट्रॉन का क्या है वो हम फाइंड नहीं कर सकते। हाँ, ये है कि हम कॉन्टीन्यूसली अगर इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है उसको ऑब्ज़र्व करें तो हमें ये पता लग सकता है कि एटम के अराउंड, मतलब एटम में जो न्यूक्लियस है उसके अराउंड एक 3 डायमेंशनल स्पेस है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है। मतलब कि ये वो एरिया है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम है। हम ये नहीं कह सकते कि यही वो पर्टिकुलर ऑर्बिट है या ये वो पर्टिकुलर एनर्जी लेवल है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। In a hydrogen atom, the electron can exist anywhere within a spherical region around the nucleus. मतलब जो हाइड्रोजन एटम में जो एक इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन 95% ऑफ द टाइम ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये एक रीजन है न्यूक्लियस के अराउंड जिसको हम ऑर्बिटॉल कहते हैं, जहाँ पर 95% चांसेस है कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है। और वो हम फाइंड करते हैं थ्रू एक्सपेरिमेंट। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है अभी जैसे मैंने आपको बताया, और न्यूक्लियस के अराउंड एक रीजन होगा जहाँ पर हम कहेंगे कि ये वो रीजन है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है, और ये रीजन हम इस तरह स्पेसिफाई कर देंगे कि इनके दरमियान इलेक्ट्रॉन कहीं पे प्रेजेंट होगा। सो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। लुइस डी ब्रोगले की क्या कंट्रीब्यूशन थी इसमें? 1924 में लुइस डी ब्रोगले ने हमें बताया कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन है इसकी 2 नेचर्स हैं। ये पार्टिकल लाइक भी बिहेव कर सकता है और ये वेव की तरह भी बिहेव कर सकता है। इस कंसेप्ट ने हमें क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की डेवलपमेंट में बहुत हेल्प दी थी। ये जो प्रपोजल आया था बाय लुइस डी ब्रोगले अबाउट द डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको फर्दर कंफर्म किया था डेविसन जर्मन ने 1927 में। उसने एक्सपेरिमेंटली ये कंफर्म किया कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी 2 नेचर्स हैं, पार्टिकल लाइक भी और वेव लाइक भी, और इससे हमने मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स की फाउंडेशन रखी गई थी। तो बेसिकली इसमें ये हमने पढ़ा कि न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो इलेक्ट्रॉन एक 3 डायमेंशनल स्पेस है जहाँ पर प्रेजेंट हो सकता है। इससे पहले हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन के लिए एक सर्टेन पाथवे है, उसी सर्टेन जो ऑर्बिट है उसमें इलेक्ट्रॉन मूव करता है, लेकिन इसमें हमने कहा कि ऑर्बिट्स कोई स्पेसिफाई नहीं है, बल्कि न्यूक्लियस के अराउंड एक 3 डायमेंशनल स्पेस है जिसको हम ऑर्बिटॉल कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिटॉल में प्रेजेंट हो सकता है। आई होप कि आपको इसका कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।